पटना में एक बड़ा प्रयोग हो रहा है और पटना में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी प्रयोग हुआ है, जेपी आंदोलन, और इसी को आधार भी बनाया गया। बोला गया कि यहाँ से बड़े परिवर्तन होते हैं और एक बड़ा परिवर्तन यहाँ से किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले तो जिनकी आपस में नहीं बनती वो भी एक साथ एक मंच पर आए हैं। ये प्रयोग किया नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार के इस प्रयोग से पहले जब वो जगह जगह जा रहे थे, उन लोगों के पास भी जा रहे थे जिनसे बहुत उम्मीद नहीं थी। उदाहरण के लिए पटनायक साहब हैं, सभी लोगों से मुलाकात की नीतीश कुमार ने, और इन मुलाकातों के बाद वो कितने लोगों को पटना बुला पाएंगे। आज महाजुटान हुआ और नीतीश कुमार ने साबित कर दिया है कि उनके प्रयास यूं ही व्यर्थ नहीं थे। लेकिन यहाँ पर जब आपके साथ में विनोद अग्निहोत्री जैसे वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हों, जो राजनीति की बारीकियों को तो समझते ही हैं, अंदर की खबर भी आपको बताते हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ दिलचस्प जानकारियां आपको मिलेंगी। जैसे कुछ सवाल हैं आपके जहन में भी होंगे, ये शिमला में अचानक अगली बैठक क्यों रख दी, बहुत कम गैप है। पटना से शिमला के बीच की ये जो बैठक का समय है, इसमें कौन से बड़े निर्णय होने वाले हैं, केजरीवाल जी क्यों नाराज हो गए हैं, केजरीवाल जी और कांग्रेस की क्या बात बन पाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठना था तो बैठक में क्यों आ गए। बहुत सारी बातें हैं जो आपको विनोद जी बताएंगे। विनोद जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में इसी से करना चाहता हूं कि शिमला में बैठा, और बहुत ज्यादा समय भी नहीं, बड़ा लंबा गैप भी नहीं है, 10 या 12 जुलाई की बात जी, 10 या 12 जुलाई ने। तो इस बैठक के पहले क्या कुछ मंथन होने वाला है, कुछ आपस में अलग अलग भी बातचीत होने वाली है जिसके बाद में ये बैठक होगी, क्या एजेंडा उसका रहा, आज क्या हुआ और तब क्या होने वाला है? देखिए, आज तो सिर्फ इतना हुआ कि वो एक पुरानी है ना, जब ट्रेन से अब आते थे कहीं जाते थे तो दीवार पे लिखा रहता था कि रिश्ते ही रिश्ते मिल तो लें। तो आज तो मिल तो लें वाला मामला हुआ है कि जो नेता इसके पहले सिर्फ फोटो ऑप के लिए मंचों पर तो मिलते आते थे, चाहे वो 2018 का बेंगलोर का मंच हो या 2015 का पटना का नीतीश कुमार की शपथ ग्रहण का मंच हो या ममता बनर्जी का मंच रहा हो 2018 या 19 में, चले तो जाते थे, भाषण होते थे, हाथ में हाथ फोटो खींच जाती थी, लेकिन बैठ के बंद कमरे में बातचीत नहीं हुई इसके पहले कभी इस दौरान। जी जी। तो आज की बैठक का महत्व ये था कि वो सारे नेता जो बीजेपी के खिलाफ मुट्ठी बांधे खड़े हुए हैं अपने अपने कारणों से, वो एक मंच पर एक साथ बंद कमरे में बैठे, एक गिले शिकवे भी एक दूसरे से दूर किए उन्होंने, नजरें मिलाई। तो ये कहते हैं ना कि बर्फ पिघली, पहली बात जो बर्फ जमा थी वो पिघली। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल एक दूसरे आमने सामने हुए, उमर अब्दुल्ला और अरविंद केजरीवाल के बीच शिकवा शिकायत हुआ। तो इस तरह से ममता बनर्जी आई, ममता बनर्जी राहुल गांधी के साथ आमने सामने बात हुई, खड़गे जी से। अखिलेश यादव जिनको बड़ी हिच थी, हालांकि वो अखिलेश यादव 2017 में राहुल गांधी के साथ हाथ में हाथ मिला के यूपी के 2 लड़के थे, और इधर वो लगातार जो है वो यूपी के 2 लड़के बन गए थे, है ना। तो इसलिए जो है उस हिसाब से पहली सफलता इसकी ये है इस बैठक की कि सब आए उसमें। एक जयंत चौधरी को छोड़ दें जो निजी कारण से नहीं आए, उन्होंने कहा कि हम नहीं आ पाएंगे, कुछ समस्या रही होगी उनकी, लेकिन ये सारे लोग आए, बैठे। उसके बाद सबसे दिलचस्प चीज़ जो है कि बैठक से एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई कांग्रेस पहले तो स्पष्ट करे कि वो जो अध्यादेश केंद्र सरकार ला रही है संसद में, उसमें उसका रुख क्या होगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल सब जगह घूम आए, सबसे समर्थन ले आए, कांग्रेस से टाइम मांगा, लेकिन ना खड़गे जी ने समय दिया ना राहुल गांधी ने दिया अभी तक। तो उन्होंने कहा पहले ये स्पष्ट करे, और अगर ये स्पष्ट नहीं किया तो हम बैठक में नहीं जाएंगे। और कल ऐसा लग रहा था कि ये रायता फैल जाएगा और अरविंद केजरीवाल ये इस पर जोर देंगे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से आज सुबह जब राघव चड्ढा से पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, अभी मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा, मीटिंग के बाद हम लोग बात करेंगे, अभी मीटिंग में जा रहे हैं। बड़ा नर्म रुख अपनाया। तो ये कमाल कैसे हुआ, ये रहस्य का क्या कोई सीक्रेट मीटिंग हुई है इसके लिए? सीक्रेट मीटिंग नहीं, मतलब इसको जैसे हुआ ही जब इन्होंने ये स्टैंड लिया और इनके प्रवक्ताओं ने कहा, और जिस तरह से एकदम, हालांकि उसको खारिज भी किया गया, तुरंत ही उसका खंडन भी किया गया, शरारती तत्वों ने किया, सारे तत्वों ने किया, लेकिन संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये तो कहा था कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट करे सबसे पहले, बाकी चर्चा बाद हाँ, ये तो खैर और वॉकआउट भी कर सकते हैं, इस तरह की बातें तो आई थी ना। तब जो नीतीश कुमार ने इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल से बात की और ये कहा कि इसका मैसेज जो है बहुत गलत जा रहा है, और कांग्रेस ने नीतीश कुमार से बात की कि भाई ये इस तरह से तो गड़बड़ है, ये तो एक तरह से पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग जैसा हो जाएगा कि हम जब तक ये नहीं करोगे
मैया मैं तो चंद खिलौना नहीं हूँ, मैं तो घुसूंगा ही नहीं जब तक ये नहीं मिलेगा। जैसे बच्चे नहीं जिद कर हाँ। जाते हैं, तो कहा ये तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है, सबके अपने अपने इश्यूज हैं, हम लोग बैठेंगे बात करेंगे कॉमन मिनिमम ये। तो वो फिर जो है बात नीतीश जी ने अरविंद जी से की और उनको ये कन्वे किया कि देखिए इससे सारे जो विपक्षी दल हैं उनके अंदर एक असहजता है। इश्यूज तो सबके हैं, ममता बनर्जी का भी इशू है, अखिलेश यादव का भी इशू है, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है, आप ही इसलिए बोल करके क्यों स्पॉइलर बन रहे हैं जी। तो। और अभी तो हम सब आपका साथ दे रहे हैं, कांग्रेस को भी हम परसुएट करेंगे, और बात वहीं होगी। तो वो मान गए और उसके बाद सुबह कोई बिना तलखी दिखाए मीटिंग में गए और मीटिंग में इस पर चर्चा भी हुई। जब चर्चा हुई तो कई नेताओं ने, इसमें हुआ मुफ्ती उद्धव ठाकरे और ये अपना बाकी और लोगों ने भी कहा कि भाई अखिलेश यादव ने, अखिलेश जी ने राहुल गांधी से और खरगे उमर अब्दुल्ला ने कि भाई पहले तो उमर अब्दुल्ला ने अपना तंज कसा जी जी कि ये 370 था तो आप कहाँ थे। लेकिन बाद में उन्होंने भी कहा कि नहीं ये मुद्दा फेडरलिज्म से जुड़ा हुआ है, राज्यों के अधिकारों का मुद्दा है, सिर्फ दिल्ली का मुद्दा नहीं है, इस पर आप लोगों को करना चाहिए कांग्रेस को। तो कांग्रेस ने ये आश्वासन दिया कि हम विचार करेंगे, कि हमारे यहाँ इस पर दो तरह के व्यूज हैं और अभी पार्टी ने कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन हम जल्दी ही इस पर जो है। मैं क्या आपकी बात को ऐसे समझूं कि शिमला करके फिर अपना हम निर्णय शिमला की बैठक से पहले कांग्रेस केजरीवाल की जो मांग है उस पर विचार कर रही है? देखिए कांग्रेस, असल मामला इसमें ऐसा हो गया है कि दिल्ली की जो कांग्रेस है वो तो केजरीवाल जी उनके बीच में 36 का आंकड़ा है, वो तो चाहती है, वो चाहे अजय माकन हो चाहे संदीप दीक्षित हो, जो दिल्ली का पूरी लीडरशिप है, वो चाहती है कि अध्यादेश का कांग्रेस विरोध न करे और इसको पास हो जाने दे, या तो वॉकआउट कर दे, वॉकआउट करके सेफ पैसेज दे दे। और वो चाहते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार जितनी कमज़ोर हो जाए उतना अच्छा है। लेकिन लार्जर इंटरेस्ट में ये फैसला अगर कांग्रेस लेती है तो वो कांग्रेस के लिए आत्मघाती इसलिए होगा कि एक तरफ तो राहुल गांधी खुद देश में विदेश में सब जगह कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संघवाद खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो और केजरीवाल जी इसी को मुद्दा बना रहे हैं कि ये ऐसा अध्यादेश है जो सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों की बेंच के फैसले के बाद, सर्वसम्मत फैसले के बाद सरकार ला रही है। तो ये एक तरह से रास्ता खोलेगा दूसरे राज्यों में भी केंद्र के हस्तक्षेप का, जो सिर्फ दिल्ली पर ही लागू नहीं होगा। ये फेडरलिज्म के लिए बहुत बड़ा खतरा है और ये बात दूसरे राज्यों के, गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को समझ में आ रही है। इसीलिए सबने इस पर समर्थन किया है केजरीवाल जी का और ये तय किया है कि राज्यसभा में हम विरोध करेंगे। तो कांग्रेस अपने ही जो उसका नैरेटिव है उसके तहत अगर वो बीजेपी को सेफ पैसेज देती है तो कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा फिर ये कहना। तो इसलिए मुझे लगता है लार्जर इंटरेस्ट में, और बात सही है, आज केजरीवाल की सरकार दिल्ली में है, कल मान लीजिए चुनाव में कांग्रेस जीत जाए, सरकार बना ले या कोई और बीजेपी बना ले, उनके साथ भी चुनौती आएगी, तो नहीं होगा। तो उस हिसाब से तो निश्चित रूप से ये एक, और फिर ये आदेश कोई पुलिस का प्रशासन थोड़ी दिल्ली सरकार को दिया जा रहा है। जो अधिकार केंद्र के पास है वो थोड़ी दिए जा रहे हैं। ये तो जो अधिकार दिल्ली सरकार के पास हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनके बारे में कहा है कि इनमें अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग, फैसले लेने का अधिकार दिल्ली सरकार को है, निर्वाचित सरकार को। तो इस पर कांग्रेस के पास कोई बहुत मॉरल ग्राउंड नहीं है, इस मतलब विपक्ष से। मैं आपसे विनोद जी ये जानना चाहता हूं, जो बहुत कई एनालिस्ट इस पर बोल भी रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ऐसा सोची क्यों रही कि कांग्रेस बीजेपी के किसी भी चीज का समर्थन कर सकती है आम आदमी पार्टी से दूरी रखने के लिए? थोड़ा इंतजार करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है आपने। दरअसल आम आदमी पार्टी की दिक्कत क्या है कि आम आदमी पार्टी चूंकि दिल्ली में और पंजाब में कांग्रेस की ही जमीन पर खड़ी है, जो 15 साल शीला दीक्षित ने कांग्रेस को की जमीन बनाई थी, उसी जमीन पे आम आदमी पार्टी खड़ी है। और पंजाब में भी जो कांग्रेस के झगड़े की वजह से जो विकल्पहीनता आई उसको आम आदमी पार्टी ने भर दिया। जहां जहां वैक्यूम कांग्रेस की वजह से क्रिएट हुआ, तो आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से हमेशा खतरा लगता है और उसको लगता है कि कांग्रेस के भीतर ये ग्रज है और होना भी चाहिए। तो आम आदमी पार्टी को तकलीफ देने वाला कोई भी मौका कांग्रेस क्यों छोड़ेगी, ये आम आदमी पार्टी के डर है इसको, नंबर एक। दूसरा, चूंकि आम आदमी पार्टी खुद भी कई बार बीजेपी को सेफ पैसेज दे चुकी है कई मामलों में, खास करके 370 में भी और किसान कानून में भी सबसे पहले उन्होंने किया था, बाद में विरोध किया। तो उनको लगता है कहीं कांग्रेस भी ऐसा ना कर दे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ने चूंकि बड़े चतुराई से इस पर अपना कोई फैसला अभी तक घोषित नहीं किया, उन्होंने इसको लटका के रखा हुआ है। तो कहते हैं ना जैसे फड़फड़ाने दो, तो आम आदमी पार्टी फड़फड़ा रही है इसको लेके, क्योंकि उसको मालूम है अगर कांग्रेस ने सेफ पैसेज दे दिया तो अध्यादेश बिल्कुल स्मूथली सेल हो जाएगा, राज्यसभा में पास हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लोकसभा में तो बीजेपी को किसी की जरूरत ही नहीं, वहाँ तो अपने आप ही पास हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा में मामला फंस सकता है।
अब कांग्रेस अगर इस अध्यादेश का विरोध करती है और उसके बावजूद ये पास हो जाता है तो फिर कांग्रेस की प्रॉब्लम नहीं है वो। लेकिन अगर कांग्रेस वॉकआउट कर देती है और पास हो जाता है तो सारा ब्लेम अपोजिशन की तरफ से, दलों की तरफ से कांग्रेस पर आएगा। तो ये कांग्रेस को तय करना है कि वो ब्लेम ले या अपोजिशन के साथ, अपने सारे सहयोगी दलों के साथ जो एक महागठबंधन बन रहा है, इस मुद्दे पर साथ रहे और पास हो जाए तो पास हो जाए, ना पास हो। चलिए, ये तो एक स्पेसिफिक, अब आप हैं मेरे साथ में मौजूद, तो मैं आपसे ये भी ज़रूर जानना चाहूँगा कि 2024 को लेकर आप आज की कवायद को कितनी आशावादी नज़र से, विपक्ष के नज़रिए से देखते हैं कि विपक्ष ने कुछ बहुत बड़ा खेल कर दिया, बहुत बड़ा दांव चल दिया है? देखिए, 2024 के लिहाज से आज की कवायद सिर्फ उसकी बुनियाद है, अभी इमारत नहीं बनी है। जैसे घर बनाते हैं आप ना, तो बुनियाद मुहूर्त होता है, फिर नींव खुदती है, फिर पूजन होता है, वो कलश वलश रख करके और उसमें नाग वाग डाल करके चांदी का बना के किया जाता है। आज वो हुआ है, आज बुनियाद पड़ी है और बुनियाद अच्छी पड़ी है अभी तक की। अब इसके बाद जब इमारत बनेगी, उसमें ईंटें, गारा, सीमेंट सब जो लगेगा, पेंट जो है, तो वो कैसे पड़ता है, उसकी अगली कड़ी, अगली तस्वीर शिमला में हम देखेंगे कि शिमला की मीटिंग में जितने लोग आज पटना में आए सारे पहुंचते हैं तो वहाँ क्या फैसला होता है। केजरीवाल साहब का के लिए अध्यादेश बड़ा मुद्दा है, तब तक कांग्रेस क्या फैसला लेती है इस मुद्दे पर, क्योंकि 10 या 12 जुलाई को शिमला में बैठक की बात की जा रही है और मानसून सत्र में अध्यादेश आना है। तो अगर मानसून सत्र पहले हफ्ते में शुरू, अभी तारीख तो नहीं आई है, तो या 10 तारीख या 12 तारीख के बाद अगर होता है 15 जुलाई के आसपास, तो कांग्रेस को पहले ही फैसला लेना होगा, शिमला की बैठक से पहले ही। मुझे लगता है शिमला की बैठक से पहले ही कांग्रेस को अपनी स्थिति अध्यादेश में साफ करनी पड़ेगी, ताकि स्मूथली जो है सब इसमें जाए। एक आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया, यानी कुल मिलाकर शिमला की बैठक को आप हल्के में मत लीजिए, पटना से आगे का काम होगा जो भी कुछ शिमला में होने जा रहा है। अब मैं एक और गंभीर सवाल पर आपको लाना चाहता हूं। कुछ चेहरे थे, अब जैसे शिरोमणि अकाली दल है, बहुत स्पष्ट होता जा रहा है कि वो बीजेपी की तरफ ही जाएंगे, उन्होंने भी ये बात, लेकिन नहीं, दोनों के साथ आंध्र प्रदेश जो है वो बड़ा दिलचस्प बन गया। चंद्रबाबू नायडू भी हैं तो जगनमोहन भी हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ तो हैं, लेकिन बीजेपी के साथ में कौन जाएगा, दोनों तो मिलकर चले नहीं जाएंगे। केसीआर हैं, वो उन्होंने ये नींव जो है वो, मुझे याद है नीतीश कुमार से मिलने आए थे और ये सब की शुरुआत की, वही आज जो है दिखाई नहीं पड़े। ये कई ऐसे छिटके हुए चेहरे हैं जिनको अभी भी जोड़ने में कामयाबी नहीं मिली है। इसकी वजह क्या है और आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इसकी भी कवायद होगी? देखिए, इसकी साफ वजह है, केसीआर की वजह तो यह है कि केसीआर का सीधा मुकाबला वहाँ कांग्रेस से और वो भी चुनाव होने वाले विधानसभा में। और कर्नाटक चुनाव के बाद जिस तरह कांग्रेस का प्रभाव तेलंगाना के उन इलाकों में बढ़ रहा है, खासकर मुस्लिम वोट्स को लेकर के, और जिस तरह वहाँ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी हैं, वो जिस अग्रेसिव तरीके से वहाँ कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, तो वो एक खतरे की घंटी केसीआर को दिखाई पड़ रहा है। खुद कांग्रेस भी नहीं चाहती होगी कि केसीआर आए। तो कांग्रेस अपना तेलंगाना का क्लेम क्यों छोड़ दे? तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें हैं, अब 17 लोकसभा 17 या 18 की सीटें हैं, तो उतनी सीटें अगर हैं और उस सीटों को कांग्रेस क्यों छोड़ दे? कांग्रेस चाहेगी हम लड़े यहाँ, और 17 में से कम 4-5-7 अभी तो एक भी सीट नहीं है वहाँ से जो जीत सके, हम निकाले। विधानसभा चुनाव में हम जीत, अगर नंबर 1 नहीं तो नंबर 2 की पार्टी बन के आए सामने। तो इसलिए कांग्रेस भी केसीआर को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। अब आंध्र प्रदेश की बात, देखिए, आंध्र तेलंगाना जो संयुक्त आंध्र था वो कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत था। 2004 की सरकार अगर कहीं से बनी थी तो आंध्र प्रदेश से ही बनी थी, जब चंद्रबाबू नायडू के 10 साल के शासन को राजशेखर रेड्डी ने उखाड़ फेंका था, और सबसे ज़्यादा सांसद जो जीत के आए थे कांग्रेस के, वो 2004 में आंध्र प्रदेश से ही आए थे। आंध्र सबसे बड़ा गढ़ था उसका। और तेलंगाना आंदोलन की वजह से और तेलंगाना की इस वजह से जिस तरह मिसहैंडल किया आंध्र प्रदेश को कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने, जो इस वक्त अब पार्टी के उसमें लीडरशिप में नहीं है, उससे एक तो आंध्र का विभाजन हो गया, और दूसरा जगनमोहन रेड्डी अलग हो गए अपने पिता की मृत्यु के बाद, और उन्होंने सारा वोट जो कांग्रेस का था, आंध्र की पॉलिटिक्स रेड्डी और कम्मा पॉलिटिक्स है। वहाँ जो कम्मा हैं वो टीडीपी के साथ रहे, एनटीआर के साथ थे, और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू के साथ। रेड्डीज जो है मैक्सिमम जो है वो कांग्रेस के साथ थे। ऐसा नहीं, कुछ रेड्डी उधर भी थे इधर भी, लेकिन एक आम तौर पर, मोटे तौर पर जो सामाजिक जो ध्रुवीकरण अगर होता है उसमें ही था। वो कांग्रेस वाइस राजशेखर रेड्डी के मरने के बाद रोसैया जी को बनाया। रोसैया जी बुजुर्ग आदमी थे, भले आदमी थे, लेकिन उनका कोई आधार नहीं था। और उसके बाद किरण रेड्डी बने। किरण रेड्डी अब बीजेपी में चले गए, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके, वो भी थोड़ा बहुत मजबूत आदमी थे, लेकिन वो कांग्रेस संभाल नहीं पाई सब।
अब कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है आंध्र प्रदेश में, लेकिन कांग्रेस चाहती है आंध्र में अपना रिवाइवल। कांग्रेस को लगता है कि जैसे कर्नाटक में वो वापस आई है बड़ी ताकत से, अगर तेलंगाना में उसकी ताकत पड़ती है तो उसका असर आंध्र में पड़ेगा, और आंध्र में जो है फिर देर वो उसको, तो इसलिए वहाँ भी कांग्रेस बहुत इंटरेस्टेड नहीं है जगन मोहन रेड्डी या चंद्रबाबू के साथ। बीजेपी की बातचीत जैसे कहा जाता है चंद्रबाबू के साथ चल रही है। 2019 में चंद्रबाबू और कांग्रेस मिलकर के नरेंद्र मोदी को हराने की बात कर रहे थे, याद होगा, संजय चंद्रबाबू जा रहे थे। अब चंद्रबाबू और जगन मोहन रेड्डी के बीच में वहाँ मुकाबला है। कांग्रेस और बीजेपी वहाँ उस तरह से हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं कि हाशिए पर की पार्टियाँ हैं। तो अब आंध्र प्रदेश में किसको लें ये तय नहीं हो रहा। पहला तो तय हो जाए कि कौन बीजेपी के साथ जाएगा, एनडीए में कौन जाएगा। अगर जगन मोहन जाते हैं तब चंद्रबाबू इधर आ सकते हैं, अगर चंद्रबाबू जाते हैं तो जगन मोहन से बात की जा सकती है, आ सकते हैं, ये इसलिए बन सकती है, इसलिए अभी वहाँ स्थिति स्पष्ट नहीं है। और पंजाब में तो शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बहुत पुराने रिश्ते रहे हैं। वो किसान आंदोलन के समय अलग हुए, बीजेपी चाहती थी कि हम पंजाब में अपना वजूद अलग से बनाएं, इसलिए जब वो अलग हुए तो उन्होंने अलग होने दिया। ये इतने नामों की चर्चा हो गई तो मायावती जी को क्यों छोड़ दें? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि उन चेहरों की हम बात कर रहे हैं जिनमें संभावना दिखती है कि ये बीजेपी के भी खिलाफ है, लेकिन इस गठबंधन के साथ भी नहीं दिखाई पड़ते हैं। मायावती क्या सोच रही हैं? और जयंत चौधरी को लेकर कुछ ये आपने तो हालांकि उस पर अपनी बात रख दी, लेकिन कुछ एनालिसिस ये भी है कि क्या एक नया समीकरण यूपी में तैयार हो सकता है? देखिए, जयंत चौधरी के बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। जैसे हमारे मित्र थे बहुत सम्मानजनक, उनके पिताजी अजीत सिंह जी, उनके बारे में भी कहना मुश्किल होता था कि बात आपसे कर रहे हैं, पता लगा चले उधर गए, ऐसा हुआ। जैन जी के बारे में आप याद करिए 2022 में भी बड़ी अटकलें लगती रही कि वो बीजेपी से बात हो रही, इनसे बात हो रही है, पता नहीं कितनी हुई क्या हुई, लेकिन वो अखिलेश जी के साथ मिलकर लड़े। फिर बाद में राज्यसभा भी उनको अखिलेश जी ने दी उत्तर प्रदेश से। अब वो नहीं आए इस बैठक में, तो उन्होंने तो घर कहा कुछ व्यक्तिगत कारण से नहीं आ पाए, लेकिन कुछ चर्चाएं हवा में और भी हैं कि साहब वो संपर्क में हैं बीजेपी के, और इसके पता नहीं कितनी सच है कितनी गलत मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह की चर्चाएं भी हैं। हालांकि बीजेपी खंडन भी करती है इसका, जयंत जी भी खंडन करते हैं, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो क्या मायावती हो इनका कोई कॉम्बिनेशन? मायावती की जहाँ तक बात है, मायावती जी की स्थिति ये है कि पिछले लोकसभा चुनाव में अखिलेश जी के साथ उनका गठबंधन था जी। फायदा सबसे ज्यादा उनको हुआ, अखिलेश समाजवादी पार्टी की तो 5 ही रिपीट हुई। मायावती जी 0 से 10 पे आ गई, जो 2014 में 0 था, 0 से 10 पे आ गई। तो लोकसभा में उनके 10 सांसद हैं, विधानसभा में उनका सिर्फ 1 MLA है, और वोट भी उनका करीब 12%, जो पहले 20% के आसपास होता था, 19-20% था, वो घट के 12% पे आ गया। भारतीय जनता पार्टी की नज़र है कि जो दलित वोट है, जो मायावती से खिसका है, कुछ बीजेपी को गया, कुछ सपा को गया, वो पूरा का पूरा बीजेपी के साथ आ जाए, और अगर मायावती का जो कोर वोट है, जाटो वोट, वो भी आ जाए बीजेपी के साथ, तो बीजेपी उस पर काम कर रही है। मायावती जी को अंदाज है, तो वो अब उनके अंदर सक्रियता आई हो। एक तो मायावती जी की पॉलिटिक्स समझिए, बीएसपी और DS4 के ज़माने में, जब DS4 और ये क्या था जिसको मिला के बामसेफ, जिसको मिला करके बीएसपी बनी थी जी जी, तो तब तक तो मायावती जी बहुत आंदोलन करती थी, रैलियां एक्टिव रैली मीटिंग, सड़क पर एक्टिव जी जी। 1995 में जब 93 में सपा बसपा की सरकार बनी, उसके बाद से वो सड़क की राजनीति से बिल्कुल उन्होंने अपने को नमस्ते कर लिया, और वो पार्टी की राजनीति करती रही। 95 में मुख्यमंत्री बनी, 4 बार मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की। तो अब वो सड़क पर तभी निकलती है जब कोई बड़ी रैली हुई उसमें वही, या चुनाव के समय, क्योंकि उनको लगता है उनका जो कोर वोट है वो तो उनके साथ है ही, वो कहाँ इंटैक्ट है। अभी उनको चिंता हुई है, और इसीलिए अभी उन्होंने जो 1-2 दिन पहले जो मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में उन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातें कही। एक तो सबसे बड़ी बात, जो उन्होंने प्रेस नोट जारी किया, जो रिटर्न जारी करती है, उसमें कहीं भी कांग्रेस की आलोचना इस बार नहीं है, वरना वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की आलोचना करती थी और कहती थी बीजेपी कांग्रेस एक ही जैसे हैं और ये दोनों मनुवादी हैं, विरोधी हैं। इस बार उन कांग्रेस आलोचना नहीं की, ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात यह है कि मायावती को भी अपने राजनीतिक अस्तित्व की चिंता है। लोकसभा चुनाव में 10 MP उनके हैं, तो अगर 10 से घट के 0 हो गए और विधानसभा में उनका एक ही MLA है, तो उनकी राजनीतिक हैसियत खत्म हो जाएगी। लेकिन मायावती जी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि अभी भी उनकी बसपा राष्ट्रीय पार्टी है। उत्तर प्रदेश के अलावा उसकी प्रेजेंस मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार
इन तमाम राज्यों में है, चाहे 2%, 3%, 4% वोट है, लेकिन है। और दलितों की सबसे बड़ी नेता है उत्तर प्रदेश की, तो परसेप्शन लेवल पे उनका एक बड़ा महत्व है कि मान लीजिए अगर उनका कोई गठबंधन इस महागठबंधन के साथ वो आती है, अगर अभी तो इस बार, तो एकदम से एक परसेप्शन जाएगा कि भाई दलितों का एक जो खड़गे साहब है और मायावती जी भी आ जाती है तो सोने में सुहागा हो जाएगा। दो बड़े दलित नेता देश के, एक मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और एक मायावती, तो देश भर में जो 15-20% जो दलित है, कहीं 20% है, कहीं 15% है, कहीं 16% है, वो इस विपक्ष के साथ आ सकता है। फिर सपा और बसपा और कांग्रेस, ये कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? नहीं, सपा और बसपा की तो आपस में खींचतान चली रही है, वो चलती रहेगी। वो बात आपकी सही, खींचतान चल रही है, लेकिन परिस्थितियां जो है ना वो कई बार मजबूर कर देती हैं एक साथ आने। अच्छा, ये प्रयोग हुआ भी है? प्रयोग हुआ है, 2019 में हुआ था सपा बसपा, लेकिन बहुत उसमें कांग्रेस नहीं थी। तो ये आप कह रहे हैं कि तीनों का मिला के भी प्रयोग हो सकता है? तीनों का मिला के भी प्रयोग हो सकता है। और अगर ये प्रयोग हुआ, लेकिन प्रयोग सफल तब होगा जब सिर्फ नेताओं की एकता से नहीं होगा सफल, उस प्रयोग को नीचे तक ले जाना पड़ेगा। जैसे 2015 में नीतीश कुमार और लालू यादव अपने गठबंधन को नीचे तक ले गए थे। 2019 में ये बात नहीं हुई, ना 2017 में कांग्रेस और सपा कर पाई उत्तर प्रदेश में काम, ना ही ये काम 2019 में सपा बसपा कर पाए, जबकि 1993 में ये काम कर लिया था मुलायम सिंह जी ने और काशीराम जी ने। तो ये बड़ी चुनौती है। और मायावती जी को माइनस करके उत्तर प्रदेश में मतलब विपक्ष भाजपा को वैसी चुनौती नहीं दे पाएगा जैसी की अपेक्षा की जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि अखिलेश जी को भी सोचना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में सबसे बढ़िया प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का 2004 का है, जब उनके पास 40 से 41 सीटें आई थी, लोकसभा के चुनाव में बात कर रहा हूँ। और अगर इस बार समाजवादी पार्टी अपना, अभी उनके पास सिर्फ 3 सांसद हैं, उनकी 2 सीटें रामपुर और आजमगढ़ वो हार चुके हैं। जी जी। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी 80 सीटों तक अकेले लड़ने का सोचती है तो मुझे लगता है थोड़ा उसकी राजनीतिक भूल होगी, वो बेहतर हो। क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं प्रवीण जी बताऊं आपको, अगर अखिलेश जी 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के चाहते हैं और चाहते हैं कि बीजेपी को हरा के वो समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए, तो उसकी बुनियादी शर्त ये होगी कि 2024 में केंद्र में गैर भाजपा सरकार बने। भाजपा सरकार के रहते हुए आसानी से उनको उत्तर प्रदेश की गद्दी नहीं मिलने वाली, ये हकीकत उनको समझनी पड़ेगी। और इसीलिए कुछ उनको अपने फैसले में संशोधन करना चाहिए। कांग्रेस और बसपा के साथ जो परहेज वाला भाव है उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करना पड़ेगा। और मायावती जी को भी, अगर देखिए कांग्रेस के पास नथिंग टू लूज इन यूपी, जो लूज करना था लूज कर चुकी है, पिछले 1990 के बाद से लूज ही कर रही है कांग्रेस। सपा और बसपा को अपना अस्तित्व अगर बचाना है तो उनको कहीं ना कहीं नज़दीक आना पड़ेगा और साथ में कांग्रेस को लेना पड़ेगा, तब जाकर के एक तस्वीर बनेगी जो बीजेपी को चुनौती दे सकती है। वरना आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कोई चुनौती नहीं है। बहुत ही दिलचस्प एनालिसिस रही है और इसमें कई ऐसी बातें निकल कर आई हैं जो बहुत अंदर की बात आप कह सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है 2024 को लेकर क्या ये बुनियाद आपको मजबूत दिखाई पड़ रही है? क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ नए समीकरण बन सकते हैं? क्या आपको लगता है महाविकास अघाड़ी, महागठबंधन जैसा कोई प्रयोग उत्तर प्रदेश में हो सकता है? अपनी राय जरूर रखें। मन से उजाला कर चले